अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस का हलफ उठाते ही माजी की कुछ रिवायात से डिपार्चर और कुछ नई रिवायात की शुरुआत कर दी है। चीफ जस्टिस ने इब्तिदाई फुल कोर्ट बेंच से की और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में यह पहली बार अदालती कार्रवाई जो है बराह रास्त नशर की गई है। इससे पहले कल हलफ लेते हुए चीफ जस्टिस की अहलिया उनके साथ खड़ी रहीं, जिससे एक पावरफुल मैसेज गया, क्योंकि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सदर की जानिब से काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था और उनकी अहलिया को सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने सख्त सवालात का सामना करना पड़ा था। ये भी अहम है कि चीफ जस्टिस ने पहला केस ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जो चीफ जस्टिस के इंतज़ामी इख्तियारात और अवामी मफाद के केसेस में अपील के हक़ से मुताल्लिक है। याद रहे कि अप्रैल में ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुआ था, लेकिन सदर की मंजूरी से पहले ही साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इस कानून पर अमल दरामद से ताहुक्म सानी रोक दिया था, जिस पर काजी फाइज ईसा ने एतराज़ उठाते हुए इस केस के फैसले तक किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इस इक़दाम के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहले से मौजूद तकसीम खुलकर पब्लिक के सामने आ गई थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो हमने देखा, अब तारीख का हिस्सा है। लेकिन आज जब इस केस की बराह रास्त कवरेज शुरू हुई तो इस तकसीम को नाजरीन ने वाज़े तौर पर महसूस भी किया। Independence of the judiciary is a recognized fundamental right. What the court can itself do to regulate its own practice and procedure, and can Parliament encroach upon or intrude upon something that would affect independence of the judiciary? 17 जज बैठ के ये सब कुछ बना ले तो ठीक है, पार्लियामेंट ये सारी चीज बना दे तो गलत। ये आपकी बहस है ना सारी। Is it not an intrusion in the boundaries created by the trichotomy of powers? आर्टिकल 199 के लिए अपील प्रोवाइड की गई बिफोर 2 मेंबर बेंच। क्या वो जो डिक्टेटर का था वो दुरुस्त है और पार्लियामेंट अपील का राइट नहीं दे सकती? वहाँ तो अपील का राइट दिया, सेम प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्या दोनों में गलत है? तो फिर वो भी गलत। Today Parliament says not less than 5 judges to hear interpretation. Tomorrow Parliament says जी एक law बना देती है जी family matters are to be heard by bench of 7 judges. Is that part of access to justice? अभी आप देखें अमेरिका में कितना वो बना हुआ है right of abortion, वो कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? As a full court, as the Supreme Court, as the defenders of the Constitution. सारी दुनिया में बहरहाल ये हो रहा है। कहीं दुनिया में चीफ जस्टिस नहीं मास्टर ऑफ द रोस्टर है, कहीं जाए तो बैलेट होता है साल के शुरू में, कहीं सारी फुल कोर्ट बैठता है तो फिर चलता है। कोई चीफ जस्टिस के बाद मुंजमद नहीं है ये पावर्स चलाने की। बहरहाल जजेस की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात केस के फैसले तक पहुंचने में कलीदी किरदार अदा करते हैं, लेकिन इस माहौल में चीफ जस्टिस ने माजी की गलतियों का जिक्र भी किया है। केस चला, दोनों केस फैसला हो गए तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी। हमने कौन सा जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया? हमने एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया। मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस और आपकी चीफ जस्टिस की साख्त पे कमी ना है जी। मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। अब देखना यह है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला अप्रैल के बाद बनने वाले बेंचेस के फैसलों पर कैसे असरअंदाज होगा। सवाल यह है हमारे सामने कि मखसूस सियासी माहौल में सुप्रीम कोर्ट में आने वाली तब्दीली के क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि मुखालिफ सियासी जमातों ने चीफ जस्टिस से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि अब अदल के ऐवानों में इंसाफ का डंका बजेगा, जबकि तहरीक इंसाफ ने उम्मीद जाहिर की है कि नए चीफ जस्टिस इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। आने वाले दिनों में अहम आइनी और सियासी मामलात चीफ जस्टिस के सामने आने वाले हैं। देखते हैं कि वो इन चैलेंजेस का सामना किस तरह करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ सियासी फ्रंट पर भी अहम पेशरफ्त हुई है। साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत इख्तियार कर ली है, जिसके बाद नून लीग और साबिक कौमी असम्बली के किरदार पर कई सवालात उठ गए हैं। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बैरिस्टर गौहर खान साहब वकील हैं तहरीक इंसाफ के, अज़हर जावेद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों, बल्कि आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा हसनात साहब से आगाज़ करूँगा गुफ्तगू। मुझे बताइएगा कि ये पहला फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहली लाइव कवरेज जो है वो हमने देखी है।
क्या सुप्रीम कोर्ट में ये इनकलाबी तब्दीली है, हम इसको इनकलाबी तब्दीली कहें, और क्या इससे जो एक डिवाइड जिसका जिक्र आप भी हमारे शोज़ में करते रहे हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले सब जर्नलिस्ट करते रहे हैं, इम्प्रेशन मिलता रहा है रिमार्क्स की सूरत में, जजमेंट्स की सूरत में, वो मजबूत हुई है डिवाइड या ज़ाइल हो गया वो तासुर? मेरा ख्याल है कि इसको वेलकम करना चाहिए और चीज़ें जितनी ट्रांसपेरेंट होंगी उतना ही फ़ायदा होगा। और ये जो इख्तियारात डिस्क्रिशनरी है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हैं चाहे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हैं, इनको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अगर कहीं जो है वो पीटीआई विक्टिम है किसी चीफ जस्टिस के इख्तियारात की डिस्क्रिशनरी पावर की और कहीं नून लीग है, सबको इस मामले को सपोर्ट करना सभी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है। और दूसरा मामला है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का। सियासी जमातें अगर ये समझती हैं कि जी पार्लियामेंट का ये इख्तियार नहीं है और वो सारे इख्तियारात अपने जो है हर चीज़ गिव अप, अपने छोटे छोटे मकासद के लिए गिव अप करेंगी और कहेंगी कि जजेस खुद करें, और जजेस ने ना करें फिर भी पार्लियामेंट ना करे, तो ये तो फिर जो है वो अपने ही जो है वो आप कहते हैं पावर किसी को दे रहे हैं आप। और इस मामले में जो आज तकसीम आई है वो एक अच्छी हेल्दी तकसीम है, नज़रियाती तौर पे जजेस की एक है। और हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस हैं जो एक बड़े अरसे से एक चीज़ है कि जी अगर हम तकसीम का तासुर ज़ाइल हुआ या मजबूत हुआ? नहीं, देखें तकसीम है। अब दूसरा सवाल है ना मेरा आपसे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, वो तकसीम का तासुर ज़ाइल हुआ है कि मजबूत हुआ है? देखें वो जो तकसीम है ना वो व्यूज़ पे है और वो बिल्कुल पहले भी थी और आगे भी होगी, उसका कोई इशू नहीं। एक कहती है, एक व्यू ये है स्कूल ऑफ थॉट, वो ये कहता है कि जी ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात ठीक है, इनको रेगुलेट तो होना चाहिए लेकिन पार्लियामेंट ना करे, हम खुद करें। ओके। अच्छा, और दूसरा है कि जी नहीं, पार्लियामेंट अगर हम खुद ना करें और 4-4 साल अपनी फुल कोर्ट की मीटिंग ना बुलाएं तो पार्लियामेंट कर सकती है, तो ये एक हेल्दी साइन है मेरा ख्याल है। ये तो लाइव कवरेज हो गई, लेकिन क्या ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए और केसेस के अंदर भी होनी चाहिए? बिल्कुल। या फिर ये बस लिमिटेड ही स्कोप रहेगा इसका? मेरा ख्याल है कि आप लोगों की टर्म में ही बात कंटिन्यूटी रहनी चाहिए इसी तरह, और ये फुल कोर्ट या जो सीनियरिटी पे बुनियाद पे फैसले बड़े केसेस जो हैं बिल्कुल उनमें होना चाहिए और पिक एंड चूज जजेस की बेंचेस की कंपोजिशन में नहीं होनी चाहिए। लाइव कवरेज जो है वो आपके ख्याल में बड़े इश्यूज की होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया में होती है। तो ये फिर मसला बनेगा इसकी हुई उसकी नहीं हुई, ये नहीं बनेगा? नहीं, देखें बात यह है कि अगर वो 184(3) के पब्लिक इंटरेस्ट के सारे केसेस का वो कह देते हैं या पार्टीज एग्री हो जाती हैं कि जी ये हमारे केसेस लाइव टेलीकास्ट किए जाएं, तो बिल्कुल इसको होना चाहिए। इसमें क्या है बैरिस्टर साहब? मैं दो चीजें यार इसके आपने दो तरीकों से, एक तहरीक इंसाफ के वकील के तौर पे भी देखना, लेकिन एज बैरिस्टर भी देखो, एज ए बैरिस्टर मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल फिर फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट वन वे डिसाइड करे या द अदर वे डिसाइड करे। ये एक पिटीशन लाई, बड़ा फर्क पड़ता है हुजूर, अगर पिछले चीफ जस्टिस इस तरह से लाइव कवरेज कर रहे होते और मैं फुल कोर्ट लेके बैठते। आदिल साहब, पहले मैं लॉ की बात कर रहा हूँ। देखो, लीगली एक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए काम कर रहे हैं और हम ये समझते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि ये लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पावर नहीं है कि इसमें कितने अच्छे प्रोविजन है। मैं भी ये चाहता हूँ कि यस, अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो में ऑर्डर कर दे और 184 की पिटीशन आ जाए, एक राइट ऑफ अपील या राइट ऑफ री हियरिंग या राइट ऑफ रिव्यू एक स्पेशल किस्म का होना चाहिए। दिस इज़ वन थिंग। और ये कि अगर आपके केस लग जाए तो विद इन 14 डेज होना चाहिए। प्राइमरीली क्वेश्चन ये, क्या पार्लियामान इसको कानून साजी के ज़रिए कर सकती थी या इसमें आइन की तरमीम चाहिए? इसलिए ये एक ज़रूरी क्वेश्चन है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड एंड मस्ट डिसाइड दिस क्वेश्चन। ये एक इम्पॉर्टेंट है और कंपिटेंसी ऑफ द पार्लियामान कर सकती है कि नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए। जहाँ तक है लाइव कवरेज आप दे दे, देखो मैं एक समझता हूँ कि दिस इज़ अ स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन, फर्स्ट स्टेप इन द रॉन्ग डायरेक्शन। मैं नहीं एग्री करता। 200-250 ऐसे तो नहीं आज वकीलों को जजेस ने ताबड़तोड़ सवालात किए, उसकी वजह से आपको लगा? पहले ये लॉ में इसके साथ कोई ऐसा नहीं है, इसमें कतगन भी नहीं है, लेकिन जो लॉ अंडर चैलेंज है उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ था कि आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। ये डिस्क्रिशनरी पावर है चीफ जस्टिस का, वो चाहे तो करवा दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका में 270 साल हो गए, आज भी यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑडियो पे होती है, कैमरे की यूएस में ऑडियो पे होती है, ऑडियो होती है। और इंडिया ने भी गालिबन कर दी है लाइव कवरेज, और साउथ अफ्रीका वगैरह कुछ और ममालिक में भी है। रीजन बता, देखिए आप पब्लिक, जब हम कोई लीगल इशू सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं उसमें लफ्ज लिखा है पब्लिक इंपॉर्टेंस, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट।
लोगों का इंटरेस्ट होता है। आज वो सारे कहते हैं ये लोग कितने तनख्वाहें लेते हैं, ये कितने टैक्स देते, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। आप इंटरेस्ट में नहीं जाते, लोग इंटरेस्टेड है इसमें, आप पब्लिक इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते। वकला आप बहस कर रहे हैं इंग्लिश में, जजेस क्वेश्चन कर रहे हैं इंग्लिश में, प्रोसीडिंग की सारी क्वेश्चंस में 70% आवाम को तो इंग्लिश का पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट से दी हैं कि लोगों के साइन बोर्ड भी उर्दू में लगवाएं, आप ओथ भी उर्दू में ले लें, तो इंग्लिश में प्रोसीडिंग करके लाइव स्ट्रीमिंग की कोई ज़रूरत नहीं। देखो नहीं, इंग्लिश में जरूरत नहीं है या जरूरत ही नहीं है, सिरे से लाइव स्ट्रीमिंग की इमरान खान तो कहते हैं हर जगह कि वो मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इवॉल्विंग सिचुएशन होनी चाहिए, स्लोली ग्रेजुअली आप कर ले। बट लेट्स फर्स्ट फोकस तो हुई है सर। फर्स्ट देखिए आपने फर्स्ट इस मरतबा की है, अगर ये लाइव स्ट्रीमिंग आप ना करते, ज़्यादा फोकस इस केस पे करते, शायद आज केस ख़त्म भी हो चुका होता। ये जजेस की डिस्क्रिप्शन है, पर मैं समझता हूँ पहले फोकस करो, पेंडेंसी खत्म हो और लोगों के जो बेसिक देखे ना, द पीपल आर नॉट। तो ये अमेरिका में ऑडियो पे होती है, ऑडियो होती है, लेकिन कोई और अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, यूएस सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि अगर आप 30 मिनट्स के आर्गूमेंट से अगर 30 सेकंड का साउंड बाइट लेकर के करे, उसका गलत इंप्रेशन जाएगा। वकील ज्यादा इंप्रेस होगा, मुझे क्या दिखाया, मेरा क्या आपके साउंड बाइट चल रहा है, बजाय इसके की देखो यहाँ तो साफ दिख रहा था ना, वकील की क्या तैयारी थी, जजेस के ऑनरेबल जजेस के सवालात क्या थे और क्रॉस कस्टिंग हो रही थी। ये ओपन कोर्ट से मीडिया मौजूद है, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो आके कर लें। तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब की ये डिमांड जो है कि इसकी मेरे केस की भी और केसेस की भी ओपन हियरिंग होनी चाहिए, ये ओपन हियरिंग डजंट मीन लाइव स्ट्रीमिंग। मैं जाती पर्सनल मेरा ओपिनियन है, नॉट ऑफ एनीवन एल्स, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि लाइव स्ट्रीमिंग पे वकला और जजेस का टाइम ज़ाया हो जाएगा, रिसोर्सेज। तो ये हसनात साहब जब कवरेज करते हैं और हमें एक टिकर पता चलता है हसनात साहब का, एक हमें पता चलता है एजाज साहब का, एक हमें पता चलता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे दोस्त हमारे कोलीग जो कर रहे होते हैं, तो उसमें अब ये भी तो अपने तौर पे दे रहे होते हैं, हमें क्या पता चलता है बैरिस्टर गौर अली खान ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है और जज साहब ने किस कॉन्टेक्स्ट में उन्हें जवाब दिया। आज तो हमने जो देखा वहां पर जो ख्वाजा रहीम साहब के साथ हो रहा था, टू बी ऑनेस्ट बड़ा टफ मैच उन्हें खेलने को मिल रहा था, बॉल इधर उधर से निकल रही थी। मैं ये कह रहा हूँ बैट सीधा नहीं कर सकते। को ये करनी चाहिए कि वर्ल्ड ओवर आपको एक टाइम दे देते, जजेस इस तरह की नहीं करते। अच्छा चले, आपका पॉइंट ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें जरा इसको फैलाएंगे डिस्कशन को। अजहर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। जरा मुझे ये बताइएगा, शहबाज शरीफ साहब आप क्योंकि लंदन में कवर करते हैं, आपको बड़ी खबरें भी होती हैं, मुझे ये बताइएगा शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा है काजी साहब के आने से, काजी फाइज ईसा साहब के आने से इंसाफ का डंका बजेगा। अगर हम केसेस की बात करें तो आपके ख्याल में जो आपकी जो मालूमात है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज़ ने क्या क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं मौजूदा जुडिशरी से, क्योंकि हम सुन रहे थे कि अक्सर ये बात सुनने में आती थी कि पिछली अदालत पे भरोसा नहीं, इसलिए भी मियाँ साहब नहीं आते। हम ये भी सुन रहे थे कि पिछली अदालत जो है वो इंसाफ नहीं कर रही, इसलिए नहीं हम उनके सामने जाते। तो अब आपके ख्याल में क्या क्या केसेस हैं, क्या तवक्कुआत हैं PMLN की? जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ यही था जो मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत को था कि जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं उनकी मौजूदगी में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। ये अक्सर जो बात भी होती थी ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी यही हुई कि जो गंदयाल साहब हैं वो वन साइडेड जो है वो कर रहे हैं। तो अब जो बात भी हुई है शहबाज साहब से भी, जो आज ही वो वापस रवाना हो गए, मेरे ख्याल रास्ते में होंगे जहाज में, तो उनसे कल भी मिले परसों भी मिले, तो उन्होंने ये उम्मीद जाहिर की है कि अब उनके केसेस जो हैं इम्पार्शियलिटी के साथ मेरिट पे सुने जाएंगे। और उनका ये कहना है कि उन्हें तवक्को है कि जो उनके बकौल कि जो पहले उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था या उनके खिलाफ एक पूरी, अब मैं सही वर्ड फ्रेज नहीं कर पा रहा उस हवाले से, कि उनको जो मुश्किलात का सामना रहा पिछली जुडिशरी में, उनका कहना है कि कम अज कम अब वो नहीं होंगी। और उनका ये कहना है कि जो मेरिट पे अगर हमारे केस सुने जाएंगे तो फिर उनके वो ना सिर्फ बरी होंगे, उनको इंसाफ मिलेगा। और उनका ये कहना है कि जो पनामा का जिस तरह चलाया गया, जिस तरह साकिब निसार साहब पे इल्जामात लगते हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक और सिर्फ नवाज शरीफ को फ्रेम करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो जजेस बिठाए, और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जाए। और इसी को मद्देनजर रखते हुए 16 सितंबर के बाद नवाज शरीफ ने वतन वापस आने की डेट दी है। तो नवाज शरीफ साहब भी और मुझसे शहबाज शरीफ साहब भी
वो इस तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल या उनको इंसाफ मिलेगा और इस पहले जो हॉस्टिलिटी थी उनके बकौल अदलिया की तरफ से अब वो नहीं होगी। तो शहबाज साहब अभी पाकिस्तान जी 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 अच्छा आज़र साहब, आपकी तो काफ़ी गपशप होती है, ये बताइएगा क्योंकि इसमें एक ये चीज़ भी अभी ज़ाहिर है, ये तो जब स्टे हटना है या इसकी इस लॉ का मुस्तकबिल तय होना है, तो अगर तो ये तय हो गया कि ये कानून ठीक है तो फिर ज़ाहिर है जो अप्रैल के बाद के केसेस हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये सवाल भी हमारे सामने आएगा। लेकिन अगर दूसरी सूरत में ऐसा नहीं हो पाता और नतीजा कुछ और निकलता है तो उसके ऊपर क्या मुस्लिम लीग नून इत्तेफाक करेगी, क्या इरादा रखती है इस सारे मामले में? जी देखें, जो पीछे नैब तरमीम केस के बाद जो वो उसे ख़त्म किया गुज़िश्ता जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे, तो बड़ी तफसीली बात हुई। ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यही समझते हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके जो केसेस हैं वो उस तरमीम के तहत नहीं थे। और जहाँ तक उनका कहना है कि मरियम नवाज साहिबा का केस था, वो कहते हैं कि हम मेरिट पे बरी हुए हैं और नवाज शरीफ साहब का केस उनके उसी से रिलेटेड है। उनके पास आर्गूमेंट्स हैं कि जो नवाज शरीफ को हेल्प आउट करेंगे। तो ये चाहे बरी और जो केसेस ये हटती है नहीं हटती, जो क्या फैसला कहीं भी आता है, तो नवाज शरीफ साहब से गुज़िश्ता रोज भी एक दो दिन पहले भी जो मुलाकात तो हुई, तो उनका यही इरादा है कि वो 21 अक्टूबर को सामने आएंगे, पाकिस्तान आएंगे। और इस सिलसिले में गुज़िश्ता 2 दिन बड़े अहम थे। वफाकी वज़ीर कानून जो साबिक आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो खसूसी तौर पर लंदन उनको बुलाया गया था। साथ अमजद परवेज साहब जो उनके हैं और मरियम नवाज के, वो भी आए थे। अताश तारड़ साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे, साहबदार और नवाज शरीफ। उनकी बड़ी डिटेल्ड सिटिंग हुई है 2 दिन यहाँ पर। और उसमें जो तरीकाकार नवाज शरीफ को रिलीफ दिलवाने का या जो पाकिस्तान आने के लिए जो मामलात है उसको तय कर लिया गया है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान में पहुंच भी चुके हैं, तो उसको अब अगले 2-4 दिन में या हफ्ते में आप देखेंगे कि जो कोर्ट से, अदालतों से मुस्लिम लीग नून रुजू करने जा रही है। और अगले 2-3 दिन में पूरा प्लान भी दे दिया जाएगा नवाज शरीफ साहब के ट्रैवल का, कि वो किस तरफ से और कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह ट्रैवल करेंगे। तो उनकी राहदारी जमानत या उनको जो भी तरीकाकार करना है वो अगले 1 हफ्ते में तय हो जाएगा। तो नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि मुझे इस कोर्ट से उम्मीद है कि मुझे इंसाफ देंगे, और जो मेरे साथ पहले जो रवैया अख्तियार हुआ उनके बकौल जो पिछले अदालतों ने किया वो नहीं होगा। उनका कहना है कि उन्हें नाजायज तौर पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, उनको सिर्फ हटाने के लिए पनामा में उनके साथ ज्यादा। जी हाँ, ओके ठीक है। आप कुछ बात भी करना चाह रहे थे जब मैं अजहर साहब की वजह से पहले, जब मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात कर रहे थे, उनको कोई लीगल चैलेंज नहीं है, उनको पॉलिटिकल चैलेंज है। जो हालात हैं, जो आपके ख्याल में उनकी राहदारी जमानत हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और जो केस है एवन फील्ड का, उसमें ऑलरेडी मरियम नवाज की क्विटल हो चुकी है, उसमें जान नहीं है। दूसरा लजीजिया केस है, उसमें तो आसिफ सईद खोसा साहब उस वक्त भी रिमांड कर रहे थे जब जज अरशद मलिक की वीडियो आ गई थी। वो मामला भी रिमांड हो सकता है। तो उनको टेम्परेरी तौर पे उन चीज़ों में 62(1)(f) में जो जहाँ तक तायाद नैली का मामला है, वहाँ कानून बन चुका है कि जी 5 साल नैली होगी। मज़े की बात है, उस कानून को PTI ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने चैलेंज ही नहीं किया 62(1)(f) के फोर्स ही किया होगा ना उन्होंने आगे, पता नहीं जो भी किया हो, लेकिन अभी तक उस कानून को चैलेंज नहीं किया। और उस कानून के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि उनके नॉमिनेशन पेपर वो इलेक्शन लड़े तो वो हो जाएंगे अप्रूव, क्योंकि वो कानून नहीं तो वो चैलेंज क्यों नहीं हुआ? अगर ये कानून चैलेंज हो गया तो वो क्यों नहीं चैलेंज हुआ? मियाँ साहब की सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है, रिगार्डलेस ऑफ कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, लेकिन उसको पॉलिटिकल चैलेंज की ज़्यादा उसको लीगल चैलेंज हेड है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा है लीगल। यस उसकी रीज़न है। देखिए, वो कन्विक्ट हुए हैं बाय द नेब लॉ। सेक्शन 9 में अगर कोई बंदा कन्विक्ट हो जाए तो सेक्शन 15 में वो 10 साल के लिए डिस्क्वालीफाई करता है। सो इवन इफ उसका जो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ ऑन द ग्राउंड,
वो ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड अमीन अगर उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाती, कन्फाइन हो जाती टू 5 ईयर्स, इवन देन वो 10 ईयर्स के लिए डिस्क्वालिफाइड है। वो हाई कोर्ट में उसकी अपील कन्विक्शन के खिलाफ अपीलें डिसमिस हो चुकी है और उसके खिलाफ परपेचुअल लॉ में 5 साल की है ना? नहीं, वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो आर्टिकल 62(1) एक्ट के खिलाफ। मरियम नवाज के फैसले के बाद क्या वो सस्टेन रह जाएगी? वो को अक्यूज, वो मैं आपको, मरियम नवाज ने अपने आप को बरी इस बात पे करवाया कि ये तो सारा किया कराया मियाँ साहब का, मेरा तो है कोई नहीं, हम तो बच्चे थे, अब है ही मियाँ साहब का सारा कुछ। उन्होंने एक्सप्लेन करना, मतलब लेट्स नॉट गो इनटू द मेरिट कि वो एक्विट होते कि नहीं। वो कह रहे हैं बेहतर है सारा, उनके वकील ने केस उस तरफ शिफ्ट किया कि मियाँ साहब आएंगे तो जवाब देंगे। खुद उस वक्त यही कहती रही कि एवन फील्ड की जो जजमेंट आई जिसमें मरियम नवाज को एक्विट किया गया, उसमें नवाज शरीफ को भी बेनिफिट मिला। नवाज शरीफ एक्विट हो सकते नहीं, दिस इज वन थिंग, लेकिन आके क्या प्रोसीजर फॉलो करे इमीडिएटली वो मैं बता रहा हूँ कि आर्टिकल 62(1) में सादिक और अमीन के सिलसिले में अगर वो 5 साल ख़त्म भी हुए, लेकिन जो कि नेब ने कन्विक्ट किया है कोर्ट ने सेक्शन 9 में, सेक्शन 15 के अंडर वो 10 साल के लिए नाअहल है। अब वो वापस आ जाएंगे क्योंकि अपीलें उसकी डिसमिस हो चुकी हैं और उसकी परपेचुअल वारंट निकले हुए कोर्ट से, लिहाजा वो अरेस्ट होगी जिसको हम कहते हैं सरेंडर करेगा। देखिए उस केस में उनकी बेल हो जाएगी, जो हालात हैं पाकिस्तान के, और ये अगर जो हालात हैं क्या मतलब नहीं देखें वो बिल्कुल वैसे भी आके उनकी प्रोटेक्टिव बेल हो जाएगी उस केस में। लजीजिया केस में जो मैंने बात कर रहा हूँ कि ये दोनों केसों की किस्मत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना, ठीक है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करना है। और उसमें जो एवन फील्ड की जजमेंट आ चुकी है मरियम नवाज केस, इसमें तो बहुत से वकला कह रहे हैं कि अगर वो जजमेंट पढ़ी जाए तो नवाज शरीफ का ये जो क्रिमिनल केसेस में एक अक्यूज भी निकल जाए और जिस तरीके से वो जजमेंट लिखी गई वो उस नवाज शरीफ को उसका फ़ायदा होगा। जहाँ तक अल-अज़ीज़िया का केस है जिसमें उनको सज़ा है, वो केस मेरिट पे इनकी बात में ठीक है कि मे बी वो कन्विक्शन ख़त्म ना हो, लेकिन ये केस अगर वो उसका वो बनाएं कि जी इसको मामले को रिमांड करें, क्योंकि जज अरशद मलिक की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे इन्फ्लुएंस करके मुझ पर दबाव डाल के मुझ पर फैसला कराया गया, तो उसके बाद वो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में जब वीडियो आई थी तो कहा गया कि हम मामला नीचे रिमांड कर देते हैं, एक दफ़ा उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो उनके लिए इश्यू नहीं है। अदर साहब आपने क्या गुफ्तगू सुनी है, तारड़ साहब ने क्या यकीन दहानियाँ कराई हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने, उनकी ज़मानत हो जाएगी, राहदारी ज़मानत उनकी हो जाएगी, और जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे हैं वो नैब के सेक्शन 9 की वजह से उनको मुश्किलात होंगी, और हसनात मलिक साहब ये कह रहे हैं अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें ज़मानत हो जाएगी, तो आपके पास क्या खबर है? जी देखें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी, उनको तमाम जो ऑप्शन से वो रखे। अमजद परवेज साहब जो वो भी बड़े सीनियर लॉयर हैं, दोनों बैठे रहे और बैठ के उन्होंने बड़ी तफसील से उनको कहा। मेरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से भी बात हुई बाद में, तो उनका ये कहना था और उनको मीटिंग में भी उन्होंने बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में कोई रुकावट नहीं। उनका ये कहना है कि ना उनको गिरफ्तार किया जाएगा ना वो जेल में जाएंगे, उसके लिए हमारी कानूनी तैयारी मुकम्मल है। एक बात वैसे भी पिछले दिनों ये प्रेसिडेंट सेट हो चुकी है कि घर बैठे एक सियासी लीडर को 8-8, 10-10 मुकदमात में ब्लैंकेट जमानतें भी मिलती रही हैं, ना उन्होंने बायोमेट्रिक करवाए, ना उन्होंने पेश होना मुनासिब समझा। तो एक जो हसनात साहब कह रहे हैं कि जो हालात जो बताना चाह रहे हैं शायद यही वाले हालात थे जो पीछे जिस तरह एक इंसाफ का जो भी आप कह लें, जिस तरह भी इंसाफ मिलता रहा, तो नवाज शरीफ साहब को कन्विक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कन्विक्ट हुए हुए हो, नॉन कन्विक्शन से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वो कन्विक्टेड है वो वापस आएंगे तो बहाल। लेकिन आदर साहब वो उसमें ये तो मसला आएगा ना कि कन्विक्टेड होने का, और हाँ जी मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। मेरी जो अब पहले भी मियाँ साहब से भी बात हुई है या शहबाज साहब से भी, तो उसका नतीजा यही है जो आपने अरशद मलिक वाली वीडियो की केस की बात की, बड़ा एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरे केसेस में भी वो वीडियोस को लेके जैसे रिमांड वाली बात हो रही है केस की, तो इनकी जो स्ट्रेटेजी मुझे लग रही है कि ये टोटल तमाम चीज़ों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि हसनात साहब ज़्यादा इस लॉ को समझते हैं, जो उनकी तैयारी है, जो मेरी कुछ चीज़ें आपने रिकॉर्ड भी मेरी जो बात हुई है मुझे समझ आ रही है कि इन लोगों ने अपना जो होमवर्क था वो मुकम्मल कर लिया है। नवाज शरीफ साहब की जो कन्विक्शन है वो भी स्टैंड नहीं करेगी। इलेक्शन हो रहे हैं जनवरी या फरवरी में, उससे पहले जो ये दिसंबर तक ये तमाम मामला जो मेरा इल्म है या जो मुझे खबर है, नवाज शरीफ टोटल क्लियर होंगे। वो ना सिर्फ इलेक्शन लड़ने के अहल होंगे
बल्कि वो वजीर आजम के भी तो उम्मीदवार होंगे। चौथी दफा वजीर आजम पार्टी के वही होंगे अब। चौथी दफा नवाज शरीफ वजीर आजम के उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है नवाज शरीफ भी वजारत उस्मा की तरफ जाएंगे। और ये भी उनके पार्टी के जो लोग हैं जो तफसीली ब्रीफिंग भी जो दी उसमें उनकी यही तवक्कुआत हैं कि उनको इंसाफ मिलता है। जो भी उनकी हियरिंग होती है उसके बाद नवाज शरीफ ना सिर्फ वेलकम बैक। गौर साहब ये बताइएगा कि हम वैसे तो जो 2009 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी के बाद जो हुआ था 2009 में चीफ जस्टिस की माजूली के दौरान जो फैसले हुए थे उसे क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन करार दे दिया गया था। इस दफ़ा अगर माजी के बरक्स हुआ और वो तमाम फैसले ओवरटर्न हो गए जो कि खान साहब के फेवर में भी आए हैं तो क्या हो? नहीं, आपका मतलब है कि अगर ये वाला केस के बेस पे देखो वो केस से किसी डिसीजन को फर्क नहीं पड़ेगा। ये लॉ जिस वक्त बन गया वो बहुत सारे थोड़े से केसेस है। ये जब अप्रैल में ये लॉ आया तो उसके लॉ बनने से पहले एक्ट अभी बना था बिकॉज इट वाज इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लॉ। 2-3 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक्ट करना बंद कर दिया था। वो भी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था। तो अगर ऑर्डर आज विकेट जिस तरह आज लगता है सुप्रीम कोर्ट ने विकेट कर दिया, बेंचेस बनना शुरू हो गए। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि मैं दोनों जजेस की था उनसे बेंचेस बनाया करूँगा। तो ये अगर हो गया तो जो पहले केसेस हो चुके हैं उस पर इसकी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं। जिस तरह नेब का केस आया तो नेब के लिए तो बेंच बहुत पहले बन चुका था। जो बाकी केसेस आए उस वक्त एक लॉ पे अमल दरामद करना सुप्रीम कोर्ट ही ने बंद कर दिया था। तो ये तो डिफेक्टो प्रिंसिपल भी है कि अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है चाहे वो जितनी मर्जी हो गलत हो बाद में आप उसको सेटिसाइड भी करवा दे लेकिन उस पर अमल दरामद आपने रोक लिया था उस वक्त वो दोबारा रिवाइव नहीं होता बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट की ही ऑर्डर है। तो मगर आज जो जस्टिस तारिक मसूद साहब ने अटॉर्नी जनरल से सवाल उठाया था कि अगर आइन के मुताबिक करार पाया तो अप्रैल के बाद बनने वाले फिर वो उसका क्या बनना होगा? फिर देखिए क्वेश्चन तो ज़रूर जजेस करते हैं कि आप अपना व्यू दे दें क्या सही है। वो सारी सुप्रीम कोर्ट में यही तरीक़ेकार है कि अगर आपने उसको होल्ड कर दिया था क्योंकि स्टेट में ऑपरेट कर रहा था क्योंकि इसमें इलेक्शन नैब तरमीम ये सारी चीज़ें आई है ना। ये इसमें नैब के इलेक्शन का जो ऑर्डर है इलेक्शन का ऑर्डर है वो पहले आ चुका था। रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का जिस वक्त चल रहा था ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लेके आए थे। ओके, आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए ये तो अब जजेस पे क्लोज ट्रांजैक्शन होगी मुनसिर है। मे बी इस वक्त वो मौजूदा हालात में चीफ जस्टिस जो हैं काजी फाइज साहब वो मेजॉरिटी में हो के भी इन चीज़ों को पास्ट एंड क्लोज वाला जिस तरह बता रहे हैं गौर साहब उसको इंडोर्स कर दें उस थ्योरी को और सारे इनको डिफेक्टो डिक्लाइन के तहत जब वो सारी इंडोर्स हो जाएं ज़्यादा चांसेस यही हैं क्योंकि जो हो गया वो हो गया। ये भी हो सकता है ना क्योंकि आज भी हमने देखा कि बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्टे दिया गया था 13 अप्रैल को इस कानून पे ये स्टे विकेट हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज आज विकेट बिल्कुल लेकिन ये है कि उनके पास मेजॉरिटी भी थी फिर भी उन्होंने जब वो बेंचेस जो 2 सीनियर जजेस से वो डिस्कशन कर रहे हैं और बेंचेस वो एक रास्ता निकाला गया वो एक किया गया लेकिन वो दोनों साइडों पे लेकिन अभी वो डिसीजन तो नहीं हुआ ना नहीं हुआ और ना ही स्टे विकेट नहीं हुआ। स्टे विकेट होता तो बड़ा एक तो ये फॉर्मेशन कैसे हुई है फिर? नहीं देखिए ये तो उन्होंने अपनी अरेंजमेंट इंटरनल की है इसका कोई बाइंडिंग नहीं। अगर रूल के मुताबिक आप जाएं तो चीफ जस्टिस के जो रूल्स बनते हैं इसमें प्राइमरीली क्या है कि आर्टिकल 191 में यही है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक चलेगा और रूल्स में चीफ जस्टिस की सवाबदी दे वो बेंचेस को लेकिन वो उन्होंने खुद आज ऑर्डर में वो कहते हैं मैं इनको मशवरा करके आज उन्होंने अभी जो ये रोस्टर जारी किया है विद कंसल्टेशन टू डू सीनियर जजेस किया है तो ये उनकी अपनी एक अरेंजमेंट है इंटरनल उसका कानून के मुताबिक ये इसका उस मेरिट से या उस लॉ से या क्योंकि वो कानून पे अभी स्टे है। ओके, अब ये मुझे जरा क्विकली बताइएगा फिर मैंने अजहर साहब की तरफ जाना है कि ये जो पीटीआई ने और पीएमएलएन ने दोनों ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी बना ली हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस अदालत से। आप सुन रहे होंगे ये दोनों की तरफ से सुन रहे होंगे। आपके ख्याल में फरीक अव्वल यानी पीएमएलएन ज़्यादा तवक्को रख रही है और दुरुस्त रख रही है या फरीक दोयम यानी सेकंड जो पीटीआई है वो कर रही है? दोनों को मायूसी होगी एक होगी। मैं केसेस को जहन में रखते हुए बात करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई
फेवर मिल जाएगा, केसेस को ध्यान में रख। मेरा ख्याल है उम्मीद दोनों को रखनी चाहिए। उम्मीद तो रखते हैं ना, मैं आपसे कह रहा हूं पूरी किसकी होनी है आपके ख्याल में? केसेस को ध्यान में। मेरा ख्याल है दोनों की भी कोई ना कोई जो जायज़ है पिटीशन वो एंटरटेन होंगी और उस पर होगा, इसकी बड़ा क्लियर है। ये जो काजी फैसल साहब हैं, ये वो जैसे बंदियाल साहब की तरह ये नहीं कहेंगे कि सब्र करें और बस वेट करेंगे, ट्रांजिशन का टाइम है और ये बाकायदा फॉर्म होकर फैसला करेंगे। आज पहले दिन भी उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि ये जो है वो और जिस तरीके से वो चलाना चाह रहे हैं, उनको अंदाजा है कि मेरे पास सिर्फ 13 महीने हैं, उसके बाद हिस्ट्री ने मुझे जज करना। और वो दोनों देखिए, उन्होंने 3-4 बातें बड़ी ज़बरदस्त जो मुझे समझ आने लगे। कानूनी तौर पर तो बहुत सारी बातें की होंगी। उन्होंने कहा कि अभी भी जब हम ये हेयरिंग कर रहे हैं तो 150 केसेस अभी जमा हो गए होंगे। साथ में उन्होंने जो बार बार हवाला दिया, रिकॉर्ड का जो रेफरेंस दिया है वो कमाल दिया है, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि एक पावर, इतनी पावर भी हो सकती है कि एक इंडिविजुअल ऐसा फैसला कर ले कि वो एक केस को, एक मसले को स्ट्राइक डाउन कर दे या रोक दे या प्रॉब्लम क्रिएट करे और उसके बाद कंट्री को $6.5 बिलियन कॉस्ट पे करनी पड़ जाए। और ये बात देखें, कोर्ट्स के डर से लोग ये बातें नहीं करते थे, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये माजी में होता रहा है कि एक ऐसा फैसला भी हमारी अदालतें कर देती हैं जिसकी प्राइस पूरी कौम को पे करनी पड़ती है। गलतियां मानना कोई बुरी बात नहीं, और गलती उन्होंने मानी और माजी में इस तरह ये चीज़ नहीं रही कि जुडिशरी जो है वो ये, हालांकि ये जितने जजेस इस वक्त, आज 15 जजेस थे, ये गौर साहब इससे इत्तेफाक करेंगे कि ये सारे लायर्स मूवमेंट के बाद ये सारे जजेस जो है इन्होंने प्रैक्टिकली हिस्सा लिया। किसी की फॉर्म एंगेज थी लायर्स मूवमेंट में और ये उसके बेनिफिशरी थे और जो आए हैं, लेकिन इन्हें अंदाज़ा है कि जो कुछ इफ्तिखार चौधरी साहब ने मैस इस मुल्क में किया है कि वो एडमिट कर रहे हैं ना अपने मकसद। मैं अभी आता हूँ आपके तरफ। अजहर साहब मुझे बताइएगा ज़रा, एक और मसला भी आपसे डिस्कस करना था। ये जो ज़ाहिर मियाँ साहब का, मरियम साहिबा का वो जो लोटो के बारे में एक स्टेटेड पोजीशन रही है, एक स्टांस रहा है, राजा रियाज साहब के बारे में क्या ख्याल है? जब राजा रियाज साहब ने ज्वाइन किया है तो उस मामले में उनकी शमूलियत पर नून लीग ने कोई वजाहत दी है, कोई उसकी और तशरीह बताई है? वजाहत तो कोई नहीं दी उन्होंने। जब वो आए हैं यहाँ पे तो जो मुस्लिम लीग नून की बड़ी क़यादत है, नवाज शरीफ साहब है, शहबाज शरीफ साहब हैं, ये सारे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में उनको शामिल किया गया। मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज़ है। अब कॉम्प्रोमाइज़ का वक्त तो आ रहा है ना। सियासत जो अमली शक्ल इख्तियार कर रही है, इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो सफ़बंदी हो रही है, तो वो जो नारे पहले लगे थे शायद अब वो नारे काबिल अमल ना रहे। अब नई हिकमत अमली के साथ आपको कुछ और लोग भी शामिल होते नजर आए। तो ये मेरा ख्याल है राजा रियाज साहब पहले शख्स हैं जो आए हैं। तो लोटो के हवाले से देखें, पहले भी तो उन्होंने लोटो को टिकट देखें, ये तो हम सुनते रहे ना। वो ये अगेन हमारा प्रॉब्लम, हम तो ये देखते रहे पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में, स्लोगन्स कुछ और होते हैं, मैनिफेस्टो कुछ और होता है, और जब पावर में आते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन कुछ और हो रही होती है, कुछ और तरीके से हो रही है। मुझे ये बताएं, टिकट की यकीन दहानी भी करवा दी गई, उन्हें टिकट दे रहे हैं फैसलाबाद से? जी मेरा ख्याल है बिल्कुल टिकट दे रहे हैं। वो बड़ा ख्याल नहीं ना, खबर देना सर, ख्याल नहीं ना, खबर देना। और यही कि दे दी उनको टिकट मिल रही है और वो ठीक है। उन्होंने जब उनसे बात भी हुई तो उन्होंने यही कहा, जब निकल के यहीं पे जब वो निकले मुलाकात के बाद, तो उन्होंने यही कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और नून लीग की टिकट पे लड़ूंगा। तो फैसलाबाद से मेरा ख्याल है नून लीग जिस हल्के से उन्होंने ही जीता हुआ था, तो लोकल जो अब शेर अली साहब भी यहीं पे हैं, उनसे भी बात हुई है, राणा साहब से भी बात होगी, दोनों ही मैटर करते हैं फैसलाबाद की सियासत में। तो उसके बाद ही उनको टिकट की यकीन दहानी हुई है, तो वो इलेक्शन तो लड़ेंगे नून लीग की टिकट। अच्छा, ये लेकिन ये कह तो तकरीबन 1.5 साल से रहे थे कि मैंने मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ना है, लेकिन उनको 16 महीने बाद एश्योरेंस मिली है। असम्बलियां खत्म होने के बाद उस वक्त तक जो अपोजिशन लीडर का काम भी तो कर रहे थे ना साहब, तो इसीलिए जब शहबाज शरीफ साहब उनको आए हैं ठीक है, तो उनका मकसद वो यही चाहते थे कि मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो तो मैं शमूलियत का ऐलान करूं। तो शहबाज शरीफ साहब भी यहीं पे थे, नवाज शरीफ साहब भी यहीं से पे थे। तो जब आप ये कह रहे हैं कि और भी लोग आना चाहते हैं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि और लोग से मुराद दीगर जमातों से या तहरीक इंसाफ से भी लोग आना चाह रहे हैं और PMLN उन्हें लेगी? देखें जी, तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्टेबल्स हैं, जो मेरा ख्याल है जो 9 मई के वाकयात हैं उसके फौरन बाद
अलहदा भी हो गए थे। जनूबी पंजाब में जगह बनती है नून लीग के पास, बलोचिस्तान में भी इस वक्त सिचुएशन जो टिकटों पे काम हो रहा है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है कुछ लोग आ भी रहे हैं अगले चंद दिनों में यहाँ पे, पंजाब से भी और बलोचिस्तान से भी और केपी के भी इससे भी। तो नून लीग ने अपना फ्रंट अब खोल दिया। आज बड़ा जलसा भी था जिसमें नवाज शरीफ साहब ने खुद खिताब किया है, लाहौर में जलसा था जिसमें मरियम नवाज टेलीफोनिक खिताब था वीडियो लिंक के जरिए। तो आने वाले दिनों में मजीद खिताब करेंगे और सियासी एक्टिविटीज आपको लंदन से, यही ऑफिस है उनका, यहाँ पे आपको बड़े चेहरे भी नजर आएंगे और बड़े चेहरे कुछ आ रहे हैं जो नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं। वाया कतर आ रहे हैं या दुबई से होते हुए आएंगे, कहाँ से आएंगे? हो सकता है सऊदीया से आए उम्रा करते हुए, क्योंकि आजकल सऊदी एयरलाइन की भी अच्छी डील है। अच्छा, तो आए जहाँ से भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अजहर जावेद साहब हमारे साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसको कंक्लूड करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आप कोई बात करते हैं कंप्लीट कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं आप गालिबन शायद कोई ऑब्जेक्शन कर रहे थे। नहीं, मैं इनके हवाले से तो कोई इनकी जो बात थी वो लीगल मियां साहब की रिलेटेड थी, चीफ जस्टिस के हवाले से, तो वो बिल्कुल जो इख्तियारात हैं वो रेगुलेट होने चाहिए और होंगे तो तभी चीज़ें ठीक होंगी। अदरवाइज देखें इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो कुछ किया, ये एग्री करेंगे स्टील मिल करके रेकोडेक, ये तीनों चीजें जो हैं आज पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान। साकिब निसार क्या करते रहे हैं, वो जो डैम फंड और ये सारा कुछ 184(3) के नाम पे, उनके साथ कोई ब्रदर जज जो सीनियर जजेस थे वो साथ नहीं खड़े थे। इसी तरह हमने देखा गुलजार अहमद, वो कहते थे हमने 80 का मैंने कराची बहाल करना है, वो सिंध के जजेस उनके साथ नहीं बैठते थे। 2 जजेस लाहौर से लेके वो उन्होंने नस्ला टावर गिराया। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि किसी चीफ जस्टिस से तवक्को नहीं रखनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से ही रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस इज द सीनियर मोस्ट अमंग्स पीपल, सारे एक जैसे, सारे लर्नेड, और हर एक का अपना इतना ही ओपिनियन है जितना चीफ जस्टिस। तो पहली बार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने इख्तियारात दे रहे हैं और इख्तियारात देखें, और उसमें उनको जो है रुकावट। मैं नहीं समझता चीफ जस्टिस को कहना चाहिए कि मैं अपने इख्तियारात देता हूँ, कोई लेने देने की बात नहीं है। उसका गलत इस्तेमाल ना करे, किसी को इख्तियार ना दे। आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आपने ओथ उठाया हुआ है, आपने यही इस्तेमाल। मसला तो सर कानून का मसला तो इस मुल्क में कवानीन का नहीं है ना, उनके गलत इस्तेमाल का मसला है। मैं कह रहा हूँ चीफ जस्टिस गलत इस्तेमाल नहीं कर, अगर आप बेंच में हैं, अगर जितने सो मोटो। थैंक यू सो मच हसनात मलिक साहब, बैरिस्टर गौर खान साहब, अदर जावेद। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।